हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जो हम सैम्पल पेपर्स कर रहे थे वो हमने इंग्लिश, जीएस मतलब जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स का कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने रीजनिंग का कंप्लीट कर लिया है और फ्रेंड्स मैंने मैथ्स का जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो लास्ट में हम लोगों का बच्चा था वो था स्पेशल स्पेसिफिक कंपोनेंट का। ठीक है जी, इस कंपोनेंट में देखिए मैंने एच आई के, वी आई के, एम डी के ये अलग से या फिर आई डी डी के ये अलग से नहीं बनाए हैं। मैराथन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस की। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 50 क्वेश्चंस 6 या 7 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि जो आप दोबारा से इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको एज अ रिवीजन लीजिएगा। ठीक है, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी कुछ ही दिनों से अपनी तैयारी जो है वो शुरू की है, तो आपके साथ साथ ड्रीम स्पेशल उनकी भी हेल्प करना चाहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने स्पेशल स्पेसिफिक कंपोनेंट के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 मिनट से भी कम में हमें करने की कोशिश करनी है। मुझे लगता है कि एक्सप्लेन शायद कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा करने पड़े, बट आप लोगों को ये 50 मिनट में ही कंप्लीट करनी है, मतलब कि वन क्वेश्चन को ओनली 1 मिनट देना है। और राइट, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही लिखे हैं मैंने, आप लोगों को कुछ भी रीड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल, अगर सैम्पल पेपर लेना चाहते हैं ऑफ मैथ्स तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम, और साथ ही साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी मैराथन क्लास। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन कैन बी अचीव्ड बाय। देखिए हमने काफ़ी बारी इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एकीकृत शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्या प्राप्त किया जा सकता है? अगर हम किसी बच्चे को, किसी एक चाइल्ड को अगर हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन में डालते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, इग्नोरिंग चाइल्ड इंडिविजुअल नीड, बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा करना, ये इंटीग्रेटेड में है नहीं है। ठीक है, टीचिंग बेसिक स्किल ऑफ स्पेशल एजुकेशन टू नॉर्मल क्लासरूम टीचर्स, जी हाँ, नॉर्मल टीचर्स को भी, मतलब कि सामान्य कक्षा में जो शिक्षक होते हैं उनको भी विशेष शिक्षा की जो है बुनियादी जो कौशल है वो सिखाना चाहिए। उसके बाद प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन टू नॉर्मल क्लासरूम टीचर, जी हाँ, ये भी बिल्कुल बात ठीक है, सामान्य कक्षा के शिक्षकों को विशेष शिक्षा का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, क्योंकि हमारा बी भी ठीक था और सी भी ठीक था। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं भूलेंगे, आगे चलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन विच मॉडल ऑफ चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज, समावेशी शिक्षा विकलांग बच्चों के किस मॉडल पर आधारित है? ये मैं बता चुकी हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। मेंटल, सोशल, फिजिकल रिहैबिलिटेशन, मतलब कि पुनर्वास, मानसिक, सामाजिक, भौतिक पुनर्वास। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज कंप्राइजेस ऑफ, और देखिए फ्रेंड्स इस वाली पीडीएफ में ना एचआई के भी क्वेश्चंस हैं, वीआई के भी हैं, आईडीडी के भी हैं, एमडी के भी हैं, और जितने भी हमारे डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं सारे ही मैंने इसमें पीडीएफ में जो है वो डाल दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप पहले की वीडियो आप नहीं भी देख पाए हैं, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो वीडियोस देखें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए अपना। ठीक है, हाँ, मतलब छोटी छोटी जो बारीकी चीज़ें हमने, बारीक वाली चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस की है ना अपने डिसेबिलिटीज़ वाली वीडियो में, तो वो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अपने थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज कंप्राइजेस ऑफ, सीखने में अक्षमता में शामिल है क्या? रीडिंग इन डिफ़िकल्टी, पढ़ाई में कठिनाई, डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, लिखने में कठिनाई, डिफ़िकल्टी इन मैथमेटिक्स, गणित में कठिनाई, ऑल ऑफ द अबव। जी देखिए, ऑल ऑफ द अबव सभी हमारी लर्निंग मतलब कि सीखने की अक्षमता में शामिल है। अब आप इसका आंसर मत दीजिएगा, अब आप इसको बस बताइएगा कि डिफ़िकल्टी इन रीडिंग को क्या कहते हैं, राइटिंग को क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स को क्या कहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था एज अ रिविजन लेके चलना। ठीक है, हेयरिंग सेंसिटिविटी इज मेजर्ड बाय, श्रवण संवेदनशीलता को मापा जाता है डायोप्टर से, वेबर से, डेसिबल से, ऑल ऑफ द अबव। देखिए जी, मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जो हमें अगर
कान की आवाज़ों को नापना है, फ्रीक्वेंसी को नापना है, किसी भी आवाज़ को नापना है कि भाई कान में कितनी जा रही है कितनी नहीं जा रही है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, डेसिबल का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हमें किसी की आवाज़ नापनी है या फिर उसका पता लगाना है तो हम हमेशा डेसिबल को यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको बोला जाए कि डेसिबल बताइए कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा कैसे जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो डेसिबल को आप कैसे बताएंगे, देखिए डी छोटा होता है एंड बी बड़ा होता है, याद रखेंगे। डी भी ऐसे ही लिखा जाता है, डी छोटा होता है और बी बड़ा होता है, याद रखिएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन कैन पार्टिसिपेट मोर इफेक्टिवली विद साइटेड चिल्ड्रन इन दृष्टिबाधित बच्चे दृष्टि बच्चों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सकते हैं। किस चीज़ में भाग ले सकते हैं, आपसे एक्टिविटी का नाम पूछा जा रहा है। फिजिकल एक्टिविटी मतलब कि शारीरिक गतिविधियाँ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ मतलब कि बौद्धिक गतिविधियाँ, फिजिकल कम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ मतलब कि शारीरिक सह बौद्धिक गतिविधियाँ, या फिर एथलेटिक एक्टिविटीज़ एथलेटिक गतिविधियाँ। बताइए किस में लिया जा सकता है भाग, मतलब कि आपसे पूछ रहे हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को भाग लेना है किन के साथ, जो देख सकते हैं, तो कौन सी ऐसी एक्टिविटी होगी जिसमें वो बहुत अच्छे से भाग ले पाएंगे। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं जी, जिस हिसाब से एक साइटेड मतलब कि एक जिसके पास दृष्टि है वो बच्चा भाग सकता है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है, इतने ज़्यादा प्रभावी ढंग से कोई एक विजुअली ब्लाइंड बच्चा नहीं भाग सकता, दौड़ सकता, खेल सकता फ्री होके। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, देखिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ मैंने इसमें आपको क्लियरली बता दिया था कि HI का बच्चा हो, हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा हो या फिर VI का बच्चा हो, कुछ भी उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ नहीं होती है, मानसिक रूप से कोई भी उसे परेशानी नहीं होती है, बौद्धिक रूप से कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ मतलब इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, गतिविधियाँ होंगी, उसमें आप किसी भी अगर VI बच्चे को और एक नॉर्मल बच्चे को साथ में रखते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एथलेटिक आप समझते हैं, खेलना कूदना, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारी चीज़ें किस में आती है, एथलेटिक एक्टिविटी में आती है। एक तरीके से आप यही समझ लीजिए कि फिजिकल एक्टिविटीज में आती है। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच रिजर्वेशन इज गिवन टू PWD इन RPWD एक्ट 2016। देखिए जी, PWD RPWD में पूछा गया है पर्सन विद डिसेबिलिटीज मतलब कि दिव्यांगजनों को कितना % उनको आरक्षण मिला है। कौन से एक्ट की बात करी जा रही है, RPWD एक्ट मतलब कि राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। ठीक है, कोई पिछली वीडियो में ये बता रहा था कि जी PWD का उन्होंने जल्दी में देख लिया होगा तो 3% बता रहा था, तो ये गलत है। ठीक है, ये इन देख लीजिएगा कि कौन से में पूछी जा रही है। RPWD अधिनियम में PWD को कितना आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अगर PWD लिखा आए, एक्ट PWD एक्ट अगर लिखा है और उसके आगे 1995 लिखा है, जिस प्रकार यहाँ पे 2016 लिखा हुआ है, तब आप लगा के आएंगे 3%। RPWD आए और उसके सामने 2016 लिखा हो तो आप क्या लगा के आएंगे, 4%, जो कि इस ऑप्शन में दिया नहीं गया है। ठीक है जी, तो अब नहीं भूलेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एजुकेटिंग द डिसेबल्ड चाइल्ड इज। देखिए जिसको ये वाले क्वेश्चन आते हैं और इजी लग रहे होंगे, आई नो आप लोग काफ़ी दिनों से जो है वीडियोस फॉलो कर रहे हैं और आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो है वो इजी लग रहे होंगे, बट मैं कहना चाहूँगी कि वेट कीजिए, आप लोगों के लिए भी क्वेश्चंस हैं नीचे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, थोड़े से हार्ड लेवल के भी लेके आई हूँ। ठीक है, तो वेट कीजिएगा। 7th क्वेश्चन पढ़ लीजिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेटिंग द डिसेबल्ड चाइल्ड इज। देखिए विकलांग बच्चों को शिक्षित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। टू फील सुपीरियर, उन्हें श्रेष्ठ महसूस करवाना है, नहीं जी। टू प्रिपेयर हिम फॉर कंप्लीट पार्टिसिपेशन इन सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन में पूर्ण भागीदारी के लिए उसे तैयार करना है, जी हाँ। टू एलिमिनेट द डिसेबिलिटी, देखिए ना तो कोई डॉक्टर ऐसा हुआ है, ना कोई ऐसी टीचर हुई है, ना कोई ऐसा सहायक हुआ है, हेल्पर हुआ है, ना कोई ऐसा रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल जो होते हैं वो हुआ है कि वो किसी भी डिसेबिलिटी को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दे। ठीक है, उसको एक डायरेक्शन तो दी जा सकती है डिसेबिलिटी को, बट कंप्लीट एलिमिनेट किया नहीं जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखिएगा।
डी ऑप्शन पढ़ लीजिए, टू प्रिपेयर हिम फॉर कॉम्पिटिशन विद अदर पीपल। देखिए कॉम्पिटिशन विद अदर पीपल की तो बात आती ही नहीं है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा भी हो, किसी का किसी से कॉम्पिटिशन कराना एजुकेशन का ये एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं है। ठीक है जी, तो उद्देश्य क्या हुआ, सोशल लाइफ। सोशल लाइफ से याद रखिएगा सामाजिक जीवन में पूर्ण भागीदारी के लिए उसे तैयार करना। ठीक है जी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीडी, सीडी का बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपने मेरी फुल फॉर्म्स वाली वीडियो देखी है तो बीडी का भी बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद सीडी का आपको फुल फॉर्म बतानी है, कंस्ट्रक्टिव डैमेज, कॉग्निशन डिले, कॉग्निटिव डिले या फिर क्रिएटिव डिले। ठीक है जी, बताइए। तो देखिए जी, इसका जो सही आंसर है वो है कॉग्निशन डिले। इस चीज़ में आपको कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, स्पेशल एजुकेशन इज अरेंजमेंट फॉर पार्शली साइटेड चिल्ड्रन इंक्लूड द यूज ऑफ, मतलब कि आंशिक दृष्टि वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षक व्यवस्था में का उपयोग शामिल है। किस चीज़ का उपयोग शामिल है, आपसे ये पूछा जा रहा है। स्पेशल एजुकेशन अरेंजमेंट ऑफ पार्शली साइटेड चिल्ड्रन इंक्लूड द यूज़ ऑफ। देखिए आपसे ये पूछा जा रहा है कि जैसे कोई स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन की कोई एक अरेंजमेंट बनाई हुई है। अरेंजमेंट मतलब आप एक क्लास ही ले लीजिए, क्लास इस तरीके से बनाई गई है कि उसमें विशेष बच्चों को स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पार्शली अगर कोई साइटेड इंसान होगा, जिसको कम दिखेगा, आंशिक दृष्टि वाला कोई इंसान होगा, तो उसके लिए आप क्लासरूम में क्या बदलाव करेंगे। ठीक है जी, ए ऑप्शन देख लीजिए, ग्रे और ग्रीन बोर्ड इंस्टेड ऑफ ब्लैक बोर्ड, काले के बजाय ग्रे या हरा बोर्ड। बी ऑप्शन देख लीजिए, ऑर्डिनरी पेंसिल एंड पेपर, साधारण पेंसिल एंड कागज। आज ही मैंने आपको इस चीज़ का एक उदाहरण दिया है कि मैं एज बीइंग अ टीचर मैं पेंसिल यूज़ कर रही थी, बट बच्चे को मैं इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि आप पेन और पेंसिल का जो है यूज़ नहीं करेंगे, आप ब्रेल का यूज़ करेंगे। और राइट, और आप देख भी रहे होंगे कि मैं कैसे उसको बोल बोल कर पढ़ा रही थी, बोल बोल कर बता रही थी, इंस्ट्रक्ट कर रही थी। तो पेंसिल और पेपर का हम यूज़ करने के लिए नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है पार्शली साइटेड है, मतलब कि आंशिक दृष्टि वाला बच्चा है, कम दिखाई देता है। ठीक है, ग्लेयर एंड डायरेक्ट सनलाइट सिटिंग, चकाचौंध और सीधी धूप में बैठना। देखिए ये कोई एक सोल्यूशन नहीं हुआ किसी बात का। ठीक है, आप ब्लाइंड को धूप में खड़ा कर दो या फिर आप ब्लाइंड को किसी डार्क में खड़ा कर दो, वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, ब्राइट कलरिंग ऑफ वॉल्स, मतलब कि दीवारों को चमकीला रंग। देखिए चमकीला हो, उनकी तरफ से कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए आप ये बात याद रखिएगा कि जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं ना, उनके लिए जो बोर्ड यूज़ किया जाता है वो है ग्रे और ग्रीन कलर का। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि रुक जाइए, थोड़े से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए भी है। ठीक है, काले के बजाय हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रे कलर का या फिर हरे कलर का बोर्ड यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ब्लैक से ज़्यादा अगर आप कभी चौक चलाकर देखेंगे तो चौक जो है बहुत गहरी गहरी चलती है। किस वाले बोर्ड में? ग्रीन बोर्ड में, और साथ ही साथ ग्रे बोर्ड में। कभी आप ध्यान दीजिएगा। और पीछे जैसे ब्लैक जो कलर होता है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है एक तरीके से। बट अगर ग्रीन और ग्रे बोर्ड होगा, वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि उसका मैट सा सरफेस होता है, खुदा सा सरफेस होता है, तो वो चमकता नहीं है। ठीक है, तो चौक क्या है, बहुत ज़्यादा डार्क चलती है। तो डार्क होने के कारण पार्शली साइटेड अगर कोई चिल्ड्रन होगा, आंशिक दृष्टि वाला अगर कोई बच्चा होगा, उसको बहुत अच्छे से दिख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। Hearing loss can be referred to as one who is not able to hear the hearing threshold of। देखिए श्रवण हानि को उस व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया जा सकता है जो सुनने की दहलीज को सुनने में सक्षम नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक दहलीज होती है किसकी? हेयरिंग इम्पेयर्ड लोगों की। हम नॉर्मल इंसान तो ज़ीरो वाली साउंड भी सुन लेते हैं। ठीक है, ज़ीरो वाली साउंड भी सुन लेते हैं, बट इनके लिए क्या है कि एक इंसान को डेफ या फिर सुनने में परेशानी कब होने लगती है? किस एक सीमा उनके लिए बनाई गई है कि भाई इस सीमा से नीचे की जो साउंड होगी वो तो बच्चे को सुनेगी ही नहीं। ठीक है जी, तो वो थ्रेशोल्ड आपसे पूछा गया है, वो दहलीज आपसे पूछी गई है।
अगर ये क्वेश्चन ना भी समझ में आए और ये वाले ऑप्शन दिए हुए हो 25 dB लगा दीजिएगा और देख लीजिए यहाँ पर dB कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, D छोटा है, B बड़ा है, याद रखिएगा। ठीक है, एक इसमें आता है हर्ट्ज, ठीक है, HERTZ, उसको H और Z करके लिखा हुआ होगा, उसकी फुल फॉर्म होती है हर्ट्ज। पूछा जा सकता है, DSSB में पूछा गया था। ऑल राइट, तो याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्पेशल फैसिलिटीज फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन इंक्लूड, श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं में शामिल है, क्या शामिल है? आप लोगों को अभी तक पता होना चाहिए अगर आपने मेरी सारी वीडियोस की हुई हैं तो। ए ऑप्शन है मैग्नीफाइंग ग्लास एंड लार्ज प्रिंटेड बुक्स, मतलब कि अवधर्क कांच और बड़ी मुद्रित पुस्तकें। जी हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास तो हम लोग क्या है, हमने देखा है अपनी स्टोरी बुक में। तो मैग्नीफाइंग ग्लास भी मतलब एक ऐसा ग्लास होता है जिसमें अगर हम उसको लेकर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके जो अक्षर हैं वो बड़े हमें दिखते हैं। ठीक है, तो ये तो बड़ा यूज़फुल सी चीज़ हुई और लार्ज प्रिंटेड बुक हुई, तो ये भी बहुत अच्छी बुक मानी जाएगी। पर याद रखिएगा, हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए पूछा जा रहा है, ना कि विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। तो ऑप्शन जो है गलत लगा के आइएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन साथ साथ ऑप्शन देखते रहिएगा। ट्रांसपोर्ट एंड फिजिकल थेरेपी, परिवहन और भौतिक चिकित्सा, क्या करेंगे भाई? ट्रांसपोर्ट एंड फिजिकल थेरेपी देकर कोई यूज़ नहीं है। स्पेशल टॉयलेट एंड क्रचेस, देखिए स्पेशल टॉयलेट्स तो ठीक है हेयरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चों के लिए, वैसे हेयरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चों के लिए कोई स्पेशल टॉयलेट्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बैरियर फ्री एनवायरनमेंट वाली वीडियो में बताया था कि स्पेशल टॉयलेट के आगे वो साइन जो लगे होते हैं कि ये स्त्री का है, ये पुरुष का है, तो बस वो साइन इनको मिल जाए, इनको फिर बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्रचेस का ये लोग क्या करेंगे, बैसाखी का ये लोग क्या करेंगे? हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड के बारे में पूछा जा रहा है, ये ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन क्या बचता है? सी, हेयरिंग एड एंड ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब कि दृश्य श्रव्य यंत्र, ऐसे एड्स, ऐसे यंत्र जिसमें सुनने की भी चीज़ें हो तथा देखने की भी चीज़ें हो, ऐसी। फॉर एग्जाम्पल आपका लैपटॉप, आपका टेलीविज़न, ये सब किस में आता है? ऑडियो विजुअल एड्स में आता है। तो यही चीज़ें जो है एक बच्चे को सहायता करेंगे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। स्पीच डिफेक्ट आर मोस्टली द रिजल्ट ऑफ, ठीक है, वाक्य दोष अधिकतर किसके परिणाम है? ठीक है, जिसको स्पीच में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, हेयरिंग लॉस, जी हाँ, हेयरिंग लॉस होगा तो बच्चे में स्पीच की भी प्रॉब्लम आएगी। क्लेफ्ट लिप, मतलब कि मान लीजिए कि ये पूरा क्लिप है, मतलब लिप है नीचे वाला, और ये दो हिस्सों में बट जाता है, मतलब यहाँ से कटा हुआ होता है। ये लिप अलग से काम करता है, ये लिप अलग से काम करता है, मतलब इसका होठ जो है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, ये क्लेफ्ट लिप होता है। आपने नहीं देखा होगा तो आज गूगल करके देखिएगा। ठीक है, भंग तालु जिसे बोलते हैं। ठीक है, क्लेफ्ट लिप नहीं बोला, इसमें क्लेफ्ट तालु बोला है। तो जो हमारा तालु होता है उसमें भी क्या होता है? छेद होता है। ऊपर का जो तालु होता है उसमें भी छेद होता है, जिसके कारण क्या है, हमारी जीभ को कुछ शब्द बोलने हैं, जैसे कि मान लीजिए ता 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 बोलना है। ठीक है, तो हमारी जीभ क्या है, ऊपर जाके लगती है। अब ऊपर जाके लगती है, ऊपर क्या है, क्लेफ्ट है, होल है, तो बच्चा नहीं बोल पाएगा अच्छे से। सेरेब्रल फंक्शन, जी हाँ, देखिए जैसे कि मैंने आपको सेरेब्रल में बताया था, मानसिक कोई बीमारी है। ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेरेब्रल पाल्सी है, मानसिक बीमारी है। मानसिक इस तरीके से कुछ हो जाता है, मतलब दिमाग में एक लेयर टाइप चढ़ जाती है किसी द्रव्य से पदार्थ की, कि वो हमारे क्या है, सारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो ख़त्म कर देती है, ज़ीरो कर देती है। हमारी बॉडी का हमको ही उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है, तो हमारी ज़बान पे हमारा कंट्रोल कैसे रह सकता है? ये भी तो हमारे शरीर का हिस्सा है। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, अब जल्दीबाजी में आप ये मत करिएगा पेपर में कि भाई मैम ने बताया था स्पीच डिफेक्ट, हेयरिंग लॉस लगा के आ गए, बहरापन लगा के आ गए, नहीं जी। ठीक है, गलत हो जाएगा। 14 देख लीजिए, सिम्टम ऑफ मेंटल रिटार्डेशन में अपीयर एट बर्थ और लेटर इन, मानसिक मंदता के लक्षण जन्म के समय या बाद में प्रकट हो सकते हैं। ठीक है जी,
पूछा क्या जा रहा है आपसे इस क्वेश्चन में, ये देखिए, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। मानसिक मंदता के लक्षण जन्म से पहले या बाद में प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, आपको पता है अगर मानसिक मंदता किसी इंसान को होनी होती है तो 18 साल से पहले उसका पता हमें लग जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो मैच्योरिटी नहीं आएगी। अडोलेसेंस, जी हाँ, अडोलेसेंस हो जाता है, बट इसमें जो ज़्यादा कंसीडर किया जाता है वो है चाइल्डहुड, मतलब कि एक जब चाइल्डहुड अवस्था होती है, मतलब कि 6 से 12 तक की अवस्था होती है, उससे पहले भी पता लगाया जा सकता है मेंटल रिटार्डेशन का, और बाद में भी पता लगाया जा सकता है किसका, मेंटल रिटार्डेशन का। ये आप बात ध्यान रखिएगा। सिम्टम्स कहाँ पे अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, सिम्टम कहाँ पे अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से लिखा नहीं गया है, एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है, बट इसका जो आंसर है, बट आप ये ध्यान रखिएगा कि मेंटल अगर रिटार्डेशन है 18 साल से पहले दिख जाएगा। ठीक है जी, 18 साल से पहले दिख जाएगा, ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मेंटल रिटार्डेशन इज मानसिक मंदता एक है। क्या है मानसिक मंदता? डिसीज विदाउट क्योर, मतलब कि बिना इलाज का एक रोग है। लाइफ लॉन्ग इलनेस, मतलब कि आजीवन बीमारी है। लाइफ लॉन्ग कंडीशन ऑफ इम्पेयर्ड, विकलांगों की आजीवन स्थिति है। या डिसीज रिजल्ट इन इम्पेयरमेंट, रोग का परिणाम दुर्बलता में होता है। तो देखिए जी, मेंटल रिटार्डेशन की जब तक हमसे बात करी जा रही है तो हम लोग बोलेंगे कि ये लाइफ लॉन्ग एक कंडीशन है, एक अवस्था है। ठीक है जी, लाइफ लॉन्ग एक कंडीशन है, एक अवस्था है, ना तो ये इलनेस है, ना ये ऐसी डिसीज़ है जो कि क्योर, ये सब मतलब बेकार की बातें हैं। आप याद रखिएगा, मेंटल रिटार्डेशन क्या है, एक कंडीशन है। ठीक है, इम्पेयर्ड लोगों की एक कंडीशन है, एक स्थिति है। ठीक है, आगे चलते हैं। द गोल ऑफ एजुकेशन फॉर मेंटली रिटार्डेड इज टू हेल्प योर चाइल्ड रीच देयर फुल पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ, मानसिक रूप से मंद लोगों के लिए शिक्षा का लक्ष्य आपके बच्चों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद करता है। कौन सी क्षमताओं की बात की जा रही है, आपसे ये पूछा जा रहा है। शिक्षा की क्षमता की, सोशल लाइफ की क्षमता की, जीवन कौशल की क्षमता की। देखिए, अगर हम किसी भी बच्चे की किसी क्षमता के बारे में बात करते हैं ना, तो हर एक एरिया देखा जाता है। एजुकेशन का एरिया हो, फिजिकल एरिया हो, ठीक है, मानसिक एरिया हो, सामाजिक एरिया हो, तो आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। गोल क्या है, गोल ऑफ एजुकेशन, अगर गोल ऑफ एजुकेशन दिया जाए, आप जैसे स्कूल में जाते हैं, ये देखिए, अगर आप स्कूल में जाते हैं, वहाँ आपका स्पोर्ट्स पीरियड भी होता था, वहाँ आपके ऐसे लेक्चर्स भी होते थे, ऐसे सिनेरियोज भी होते थे, ऐसी एक्टिविटीज़ भी कराई जाती थी जिससे आपको जीवन कौशल के बारे में पता लगे। और अगर आप एक मान लीजिए 40-50 बच्चों की अगर एक क्लास में बैठे हैं तो सामाजिक कौशल तो आएगा ही आएगा। तो एजुकेशन का एक मात्र लक्ष्य क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव, टोटल डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं संपूर्ण विकास। ठीक है जी। आगे देखते हैं 17। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीच डिसऑर्डर इज, वाक विकार की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। स्पीकिंग विद, देखिए, डिस्टिंक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीच डिसऑर्डर पूछा गया है कि एक विकार की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है, क्या एक है। ठीक है, स्पीकिंग विथ क्लियर वॉइस, देखिए हमसे तो स्पीच डिसऑर्डर के बारे में पूछा जा रहा है, स्पीच के विकार के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये क्लियर वॉइस कैसे आ गई, मतलब कि स्पष्ट आवाज में बोलना, कट गया। इसके बाद बी, टेकिंग फ्रीक्वेंट पॉजेज व्हेन टॉकिंग, बात करते समय बार बार विराम लेना। ठीक है जी, मान लेते हैं, पर क्वेश्चन पर जो ऑप्शन है सारे पढ़ने हैं। ईज इन यूजिंग डिफरेंट वोकेबलरीज, देखिए अगर उसे ईज है, मतलब बहुत ही आसानी से सारी जो है अपनी शब्दावली वो बोल पा रहा है, तो उसे किस तरीके की प्रॉब्लम, तो ये भी क्वेश्चन कट गया है। नो हेजिटेशन टू गिव स्पीच एट ऑल, मतलब कि भाषण देने में ज़रा भी झिझक नहीं, तो इसको भी स्पीच की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आंसर आपका निकल के आ गया, वो है आपका बी ऑप्शन, टेकिंग फ्रीक्वेंट पॉसेज, उ ऐसे करके, मतलब एक तरीके से हकलाना। ये किसकी ओर इशारा करता है, हमारे स्पीच डिसऑर्डर की ओर इशारा करता है, मतलब कि वाक विकार की ओर इशारा करता है। ठीक है जी, आगे देख लीजिए। निपेड इज इनिशियली कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ये तो आपको पता लग गया। निपेड, ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशन लिखा आएगा,
ठीक है, उसके पीछे के 2 वर्ड देखेंगे और पता लगा लेंगे कि किस चीज़ का ये नेशनल इंस्टीट्यूशन है। निपिट किसका है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। VI अगर NIEPVI लिखा होता तो किस चीज़ का है? विजुअल इम्पेयरमेंट का है। HI लिखा होता तो किस चीज़ का है? हेयरिंग इम्पेयरमेंट का है। याद रखिएगा। अब देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि निपिट ना अभी अभी नाम ये चेंज हुआ है, मतलब कुछ सालों पहले ये नाम जो है वो चेंज हुआ है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि इसको पहले क्या बोला जाता था, इसको पहले इसका नाम क्या था। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाली वीडियो में मैंने आपको बहुत स्पष्ट करके बता दिया था कि जी IDD एंड MD मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ या फिर मल्टीपल हैंडीकैप है क्या चीज़, मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो कहीं जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है जी, हमारा सही आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप। ठीक है, अब जो है मेंटली, जो मेंटल वर्ड है वो एक्सेप्टेबल नहीं है इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटीज़, तो हम लोग क्या यूज़ करने लग गए हैं? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ यूज़ करने लग गए हैं। मतलब कि ऐसा शब्द यूज़ करने लग गए हैं जैसे कि मानसिक मंदता। ठीक है जी, याद रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं। 20वां AYJNISSD इज इस्टेब्लिश्ड इन, स्थापित किया गया था। ठीक है जी, आप लोगों को बता चुकी हूँ। आप लोगों को इसका सही ऑप्शन में प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिए। आगे चलते हैं। द नर्व दैट सेंड साउंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ईयर टू द ब्रेन, मतलब कि मान लीजिए कि ये आपका कान है, यहाँ से एक नस जा रही है जो कि आपके ब्रेन में जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कान से मस्तिष्क तक ध्वनि सूचना भेजने वाली तंत्रिका डैश से उत्पन्न होती है। कहाँ से चलती है, मतलब कहाँ से उत्पन्न होती है, शुरू होती है? आउटर ईयर से चलती है, मिडल ईयर से चलती है, इनर ईयर से चलती है, या फिर किसी भी पार्ट से चल सकती है, कान के किसी भी भाग से चल सकती है। ठीक है जी, आंसर दे देती हूँ, इसका इनर भाग से चलती है। ठीक है जी, इनर ईयर में हमारी एक नस जाती है जिसको हम बोलते हैं ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व, ठीक है, ऑडिटरी नर्व मतलब नस, ऐसी नस होती है जो कि ब्रेन में जाती है और ब्रेन में जाके क्या बताती है कि भाई आवाज़ किसकी थी। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। यू नीड नॉट टू सी अ डॉक्टर फॉर हियरिंग लॉस व्हेन, सुनवाई हानि के लिए आपको डॉक्टर को देखने की आवश्यकता है जब, दिखाने की आवश्यकता है जब, ये लिखना था इसमें। स्टिल हम लोग पढ़ लेते हैं। यू फाइंड देयर इज अ डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग वर्ड स्पेशली अगेंस्ट बैकग्राउंड नॉइज, आप पाते हैं कि विशेष रूप से पृष्ठभूमि शोर के खिलाफ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे? यू फाइंड देयर इज अ डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स स्पेशली अगेंस्ट बैकग्राउंड नॉइस, मतलब कि आपको बैकग्राउंड नॉइस के साथ साथ आपको क्या है, अगर आपके सामने कोई शब्द भी बोले जा रहे हैं, आपको उसको अंडरस्टैंड करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है जी, आपको वर्ड्स अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? सेकंड पढ़ लेते हैं। साउंड सीम मफल्ड, आवाज़ दबी हुई लगती है, मतलब कोई भी अगर आवाज़ आपको बोल रहा है, कोई भी कुछ कह रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि यार ये दबी दबी सी आवाज़ों में क्यों बोल रहा है, या फिर आपको कम कम सा सुनाई देगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देख लीजिए। यू हैव रिंगिंग इन द ईयर, जैसे कि टंग 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 ऐसी आवाज़ें आती है ना, या फिर किसी भी तरीके की एक इंटरप्टेड सी आवाज़ आएगी आपके कान में, लाइक टक 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 ऐसी भी आवाज़ आ सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को जब भी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ द अबव, मैंने आप लोगों को बता दिया है, समझा दिया है क्वेश्चन क्या है। अब आप लोग इसका आंसर मुझे दे दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग में कॉज हियरिंग लॉस, निम्नलिखित में से कौन श्रवण हानि का कारण बन सकता है? द 3 टाइनी बोन्स में नॉट कंडक्ट साउंड प्रॉपरली, देखिए कान में ना हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां होती है, क्या नाम होता है? मैलियस, इनकस और स्टेपिस, और इस तरीके से कुछ जुड़ी हुई होती है ये हमारी। ठीक है, और कान का पर्दा ऐसे यहाँ पर कुछ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हड्डियाँ जो है वो जुड़ी हुई होती है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से चलता है, कान के पर्दे पे लगती है आवाज़, ये कान का पर्दा हिलता है, वाइब्रेट करता है, आवाज़ यहाँ जाती है, इसमें से वाइब्रेट होकर आवाज़ इसमें जाती है, देन इसमें जाती है, फिर जाके हमारे आगे बढ़ती है। तो ये हमारी क्या है? शरीर की सबसे 3 छोटी हड्डियाँ हैं। कौन कौन सी? याद रखिएगा, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। मैलियस, इनकस, स्टेपिस याद रखिएगा।
ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है द 3 टाइनी बोन्स में कंडक्ट नॉट कंडक्ट साउंड प्रॉपरली। तो जी हाँ, आपको क्या है, हेयरिंग लॉस हो सकता है अगर ये तीनों जो है आपकी साउंड जो है अच्छे से कंडक्ट ना करे, मतलब कि हो सकता है कि 3 छोटी हड्डियां ठीक से ध्वनि का संचार ना कर पाए, तब भी आपको हेयरिंग लॉस हो सकता है। सेकंड देखते हैं, द ईयर ड्रम मे नॉट वाइब्रेट। जी हाँ, मतलब कि जैसे कि साउंड आ रही है आई एम सॉरी फ्रेंड्स, जैसे कि साउंड आ रही है और आने के साथ साथ हमारा ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करता है। अगर ईयर ड्रम ने मतलब वाइब्रेट करना छोड़ दिया है या फिर प्रॉपरली वाइब्रेट नहीं कर रहा है, तो भी आपको क्या हो सकती है, डेफनेस हो सकती है, मतलब कि बहरापन आ सकता है। तीसरा देख लीजिए, कॉज आपका क्या रहेगा, देयर में बी अ प्रॉब्लम विद द इनर ईयर। भीतरी कान में समस्या हो सकती है। देखिए, समस्या भीतरी कान में हो तो सबसे ज़्यादा गंभीर उसको माना जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव सारे आपके रीज़न इसमें ठीक है, उपयोग सभी। हेयरिंग लॉस कैन बी, सुनवाई हानि हो सकती है। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुकी है। प्रीनेटल, जन्म से पूर्व। पोस्टनेटल, मतलब कि जन्म के बाद। ठीक है। बाइलेटरल, द्विपक्षीय। यूनिलेटरल, एक तरफा। ऑल ऑफ द अबव, मेरे ख्याल से ऑल ऑफ द अबव। क्यों? हेयरिंग जो लॉस है जन्म से पहले भी हो सकता है, जन्म के बाद भी हो सकता है। ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया, जन्म के बाद हो गया। बाइलेटरल है, मतलब कि दोनों कानों से नहीं सुन पा रहा है, द्विपक्षीय है। या फिर यूनिलेटरल है, किसी को एक कान में ही बहरापन होता है। तो ये सारे तरीके के जो है हेयरिंग लॉस हो सकते हैं, इसलिए आंसर है ऑल ऑफ द अबव। 25वां क्वेश्चन देख लीजिए, हेयरिंग लॉस बिकॉज ऑफ ईयर वैक्स ब्लॉकेज इज रिवर्सिबल, द स्टेटमेंट इज। ईयरवैक्स ब्लॉकेज के कारण बहरापन परिवर्ती है, यह कथन है। अब आप बताइए कि ईयरवैक्स मतलब कि कान का मैल ना इस वाली कान में जम गया है। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है, हेयरिंग लॉस बिकॉज ऑफ ईयरवैक्स ब्लॉकेज इज रिवर्सिबल। देखिए, आपको कोई ना यहाँ पे कान की मैल की वजह से आप मान लीजिए आपको हेयरिंग लॉस हो गया आपको। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि अगर इस ईयर वैक्स को निकाल दिया जाए तो आपको क्या वो बहरापन ठीक हो जाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर देखिए सबसे पहली बात तो कंप्लीट हेयरिंग लॉस नहीं हो सकता। सिर्फ किसकी वजह से, ईयर वैक्स की वजह से, कान के मैल की वजह से कंप्लीट हेयरिंग लॉस नहीं हो सकता। सुनने में हानि हो सकती है, सुनने में कठिनाई हो सकती है, पर कंप्लीट लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि रिवर्सिबल हो जाएगा अगर हम इस वैक्स को निकाल दें, यहाँ से ख़त्म कर दे, साफ़ कर दे, इसकी जो कनाल होती है साफ़ कर दे, इसका जो आप एक तरीके से आप इसका जो पाथवे बोलते हैं, एक जो रास्ता बोलते हैं, अगर उसको हम साफ़ कर दें तो क्या आपका ईयर जो है वो ठीक श्रवण करने लग जाएगा, मतलब कि सुनने लग जाएगा। ट्रू है, सेकंड ऑप्शन है। फॉल्स है, नॉट कम्प्लीटली ट्रू, मतलब कि पूरी तरह से सच नहीं है ना, या फिर नॉट कम्प्लीटली फॉल्स, मतलब कि पूरी तरह से झूठ नहीं है। ठीक है, अब मैं इसमें बता देती हूँ कि आपका आंसर क्या है कि हेयरिंग लॉस अगर आपको हुआ है किसकी वजह से, ईयर वैक्स की वजह से, अगर उसका ट्रीटमेंट किया जा सके तो वो रिवर्सिबल हो जाता है। ठीक है, वो ठीक हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद सर्टेन मेडिकेशन कैन कॉज हेयरिंग लॉस, कुछ दवाएं सुनवाई हानि का कारण बन सकती हैं। देखिए, कुछ दवाएं ऐसी होती है, मैंने HI वाली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, या राइट या रॉन्ग, ज़्यादा ऑप्शन मैंने इसमें दिए नहीं है ताकि आप कंफ्यूज ना होए। सीधा क्वेश्चन पढ़िए, आंसर आप मेरे को बता दीजिएगा कि 26वें का क्या होगा आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 27th, यू कैन प्रिवेंट नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस बाय, आप ध्वनि प्रेरित श्रवण हानि को निम्न द्वारा रोक सकते हैं। श्रवण हानि होने से रोकना है आपको। अब आप 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। हैविंग योर हियरिंग टेस्टेड रेगुलरली, आप सुनवाई की नियमित परीक्षण करवाएं। जी हाँ। टर्निंग डाउन द वॉल्यूम व्हेन लिसनिंग टू द म्यूजिक, संगीत सुनते समय आवाज़ कम करना, बिल्कुल सही। यूजिंग ईयर प्लग्स इफ़ यू आर एक्सपोज टू एक्सप्लोजिव नॉइसेज एट योर वर्क प्लेस, यदि आप अपने कार्यस्थल पर विस्फोटक शोर के संपर्क में है तो ईयर प्लग का उपयोग करना, बिल्कुल सही। ऑल ऑफ द अबव, मुझे लगता है ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। सभी की वजह से आपको हियरिंग लॉस जो है वो हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, देख लीजिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में इस बार पूछा जा रहा है। सीधा आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से
कौन एक विशिष्ट सीखने की अक्षमता का उदाहरण है, आपसे ये पूछा जा रहा है। सबसे पहला है आपका मेंटल रिटार्डेशन मतलब कि मानसिक मंदता, दूसरा है आपका डिसलेक्सिया, एडीएचडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आंसर मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आप बता दीजिए कमेंट में, ठीक है जी। चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। अब आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज बतानी है, इसमें से कि कौन सी है, ठीक है। आईडीडी वालों ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाना। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक अक्षमता का उदाहरण है, ये बात आप याद रखिएगा। डिसलेक्सिया है, एडीएचडी है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, मेंटल रिटार्डेशन है मतलब कि मानसिक मंदता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या फिर ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एक उदाहरण है, बौद्धिक अक्षमता का एक उदाहरण है, ठीक है जी। अब बताइएगा इसको। डिसलेक्सिया कट जाता है, एडीएचडी कंडीशन है कट जाती है, ये भी कट जाता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ याद रखिएगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, जब हम पूरे बोर्ड का ही नाम बदल सकते हैं, हम अब मेंटल रिटार्डेशन यूज वर्ड ही नहीं करते हैं, तो फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को अगर हमें सीधा सीधा कहना हुआ तो हम यही तो कहेंगे ना। मेंटल रिटार्डेशन एक अवस्था है जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ मतलब कि बौद्धिक अक्षमता में आती है, ठीक है। मानसिक मंदता बौद्धिक अक्षमताओं की एक श्रेणी है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इज, देखिए जी, डेवलपमेंटल विकासात्मक विकार का एक उदाहरण है। क्या है विकासात्मक आपका उदाहरण? एडीएचडी है, डिसलेक्सिया है, मेंटल रिटार्डेशन है या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। देख लीजिए, जो डेवलपमेंट करता है, विकास करता रहता है, अगर उसको अच्छी तरीके से चैनलाइज ना किया जाए उसकी डिसेबिलिटी को, या फिर उसको एक अच्छी तरीके से टीचिंग ना दी जाए, या फिर अच्छी से थेरेपीज ना दी जाए, या फिर उसकी कंडीशन के साथ अच्छे से काम ना किया जाए, तो उसकी ये जो कंडीशन है ये दिन प्रतिदिन ये क्या है, वर्स्ट होती चली जाती है, ख़राब होती जाती है और डेवलप करती जाती है, ठीक है, विकास होता रहता है। तो इसका ऑप्शन है वो है सही, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी लिखा आए तो आप यही लगा के आएंगे, ठीक है जी, समझ गए। 31वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इन लर्निंग डिसेबिलिटीज द नेम ऑफ मैथमेटिकल डिसऑर्डर इज, बिल्कुल नहीं बताऊंगी इसका, आप लोगों को पता होना चाहिए। सीखने की अक्षमता में गणितीय विकार का नाम है। देखिए, गणित से रिलेटेड एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, गणित से रिलेटेड एक सीखने की अक्षमता है, वो आपसे पूछी जा रही है। डिस्प्रैक्सिया है, डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिस्फेजिया है। आंसर आप बता दीजिएगा 31 का। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन बी यूज्ड टू डिफाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मानदंड का उपयोग किया जा सकता है? सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग मतलब कि औसत बौद्धिक कमजोर से काफ़ी नीचे, ठीक है। इम्पेयरमेंट इन एडेप्टिव फंक्शनिंग जनरली, आमतौर पर अनुकूली कामकाज में कमी। दीज डिफेक्ट शुड बी मैनिफेस्टेड बिफोर 18 ईयर ऑफ एज। अभी मैं आपको बता के आई हूँ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती है तो कब आ जाती है? 18 साल से पहले हमें पता लग जाती है, क्योंकि उसके सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग आपको पता है कि भी हमसे पूछा जा रहा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के बारे में, तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग मतलब कि कामकाज वो बौद्धिक जिसमें क्षमता लगेगी, ऐसे वो कामकाज कैसे कर पाएगा, तो ये भी ऑप्शन है। अगर ये भी ऑप्शन है, ये भी समझा दिया था, ये भी ऑप्शन समझा दिया था, तो आपको ये तो समझने में ज़रूरत ही नहीं है। वैसे इसको समझ लीजिए कि आमतौर पर जनरली उनको कामकाज करने में भी दिक्कत होती है, जो कि होते हैं कौन? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे, ठीक है। तो ये मैंने अपनी आईडीडी वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ आपका? ऑल ऑफ द अबव, याद रखिएगा। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि एक एक्स नामक एक सिंड्रोम इनमें हो जाता है कि एक्स एक जीन होता है जिसमें एक पदार्थ टाइप निकलता है इस एक्स जीन में से, जो कि मतलब हर किसी इंसान में होता है ये, बट इनमें क्या होता है, वो गड़बड़ाया हुआ प्रोटीन होता है। ये एक इस तरीके का प्रोटीन होता है कि हम नॉर्मल इंसानों में तो वो ठीक होता है, बट इनमें वो गड़बड़ाया हुआ होता है। ये बात आप याद रखिएगा, गड़बड़ाया हुआ होता है, फंक्शनिंग अच्छे से नहीं करता है, ठीक है। तो
ये एक्स सिंड्रोम, इस एक्स जीन जो है इसमें गड़बड़ाया हुआ होता है, इसलिए इसका नाम एक्स सिंड्रोम रख दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि होता क्या है इस बीमारी में, इस अवस्था में। लैंग्वेज इम्पेयरमेंट होती है, भाषा दुर्बलता होती है, बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, व्यवहार की समस्याएं होती है, मॉडरेट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती है, बौद्धिक अक्षमता का मध्य स्तर होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव होती है। देखिए जी, लैंग्वेज में भी दिक्कत है, बिहेवियर में भी दिक्कत है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में भी दिक्कत है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, हर चीज़ में प्रभाव डालता है ये एक्स सिंड्रोम। 34th क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स हु आर ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड शुड हैव आंसर चॉइस। नेत्रहीन या दृष्टि बाधित छात्रों के पास उत्तर विकल्प होने चाहिए। इक्वल एक्सेस टू लर्निंग एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग मटेरियल। सीखने के वातावरण तक समान पहुंच, मतलब कि सामग्री सहित, मतलब कि हर एक चीज़ उनके समान होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, इक्वल लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, मतलब कि जो एक समान एक सामग्री किसी एक नॉर्मल बच्चे को दी जा रही है, ऐसी ही समान सामग्री एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को भी दी जाए। ठीक है, ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाया जाए जिसमें एक दृष्टिबाधित बच्चे के लिए भी समान जो है सामग्री जो है वो उपस्थित हो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देख लीजिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेस सोशल सिचुएशन विद पीयर्स। साथियों के साथ सामाजिक स्थितियों तक पहुंचने के समान अवसर। जी हाँ, कुछ आगे समझ ना आए तो समान अवसर आप देख लीजिएगा। ऑप्शन इज राइट। इक्वल एबिलिटी टू मूव अराउंड सेफली एंड इंडिपेंडेंटली। जी हाँ, उनकी क्या है, सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से घूमने की समान क्षमता भी उनमें आए, तो ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी जो है वो बिल्कुल ठीक ऑप्शंस है, याद रखिएगा। 35 देख लीजिए। व्हाट बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड विल इंडिकेट टू अ टीचर दैट चाइल्ड हैज़ विजुअल इम्पेयरमेंट। एक बच्चे के किस व्यवहार से शिक्षक को पता चलेगा कि बच्चे में दृष्टि दोष है। ऑल राइट। चूजिंग टू रीड द ब्लैक बोर्ड फ्रॉम फार अवे, मतलब कि वो बोलेगा कि मैम मेरे को तो बहुत दूर से पढ़ना है ब्लैक बोर्ड। क्या ऐसा कुछ होगा? नहीं। टीचर को पता लगेगा? नहीं। दूसरा, रीडिंग फिजिकल मैप्स विद माइन्यूट डिटेल, मतलब एक महीन से महीन डिटेल भी वो बहुत ईजिली पढ़ लेगा। ठीक है, बहुत माइन्यूट सी डिटेल्स भी वो एकदम से पकड़ लेगा, मानचित्र जो है वो पढ़ लेगा, मैप जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे में क्या टीचर देख पाएगी, सोचेगी कि हाँ भाई इसको विजुअल इम्पेयरमेंट है। जब ये एक महीन से महीन चीज़ पकड़ पा रहा है तो किस चीज़ में इसको विजुअल इम्पेयरमेंट है? इसको विजुअल इम्पेयरमेंट नहीं हो सकती है। थर्ड ऑप्शन पढ़ लीजिए। कंप्लीटिंग वर्कशीट विथ फाइन प्रिंट क्विकली, मतलब कि एक उसको वर्कशीट दी गई, होमवर्क टाइप एक शीट दी गई, उसमें क्या किया गया कि कार्य पत्रों को फाइन प्रिंट के साथ शीघ्रता से पूर्ण करना। देखिए, अगर वो कोई भी एक प्रिंट, मतलब कि फाइन प्रिंट के साथ एक बहुत ही छोटे छोटे प्रिंट वाली एक अगर उसे वर्कशीट प्रोवाइड करी गई और उसने उसे बहुत जल्दी क्विकली, मतलब मिनटों में ही ख़त्म कर लिया, तो क्या एक टीचर अंदाज़ा लगा पाएगी कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है? नहीं, वो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है ही नहीं, तो अंदाज़ा क्या लगाएगी। फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए। स्ट्रगल टू रीड एंड सिक्वेंटिंग आई वाइल डूइंग सो, ऐसे करने के दौरान पढ़ने और आँखों को निचोड़ने के लिए संघर्ष करना, मतलब आँखों को ऐसे ऐसे करना, उसकी क्या है, आँखों में से पानी जाता है अगर उसकी ये शुरुआत है तो। ठीक है, और फिर पढ़ने में भी उसे कठिनाई होना, तो इसी से ही जो टीचर है वो अंदाज़ा लगा पाएगी कि जी हाँ बच्चे में विजुअल इम्पेयरमेंट हो गई है। 36 पढ़ लीजिए। स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट विल बी एबल टू लर्न एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली इफ दे आर प्रोवाइडेड विद। दृष्टिबाधित छात्र प्रभावी ढंग से सीखने और संवाद करने के में सक्षम होंगे यदि उन्हें प्रदान किया जाए, क्या प्रदान किया जाए? विजुअल, अच्छा ये बात याद रखिएगा, विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड की बात करी जा रही है। ठीक है। साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग क्यों देंगे? विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों को साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद ब्रेल लैंग्वेज ट्रेनिंग, जी हाँ ब्रेल लैंग्वेज हम लोग देंगे। स्पीच टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर, देखिए ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, बट ये वाला जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ये इनके लिए काम नहीं करता। ठीक है, ये टेक्स्ट लिखेंगे नहीं, ये टेक्स्ट नहीं लिखेंगे। ऑलराइट, ये टेक्स्ट नहीं लिखेंगे। इनके लिए अगर यहाँ पर ये लिखा होता स्पीच टू
टेक्स्ट कन्वर्टर, मतलब कि ये बोलते और कंप्यूटर पे टेक्स्ट लिख के आता तब ये वाला सॉफ्टवेयर ठीक माना जाता। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके साथ जो है एग्जामिनेशन में खेल सकता है, थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। कौन सा सॉफ्टवेयर चलेगा? जो स्पीच को टेक्स्ट में बदल दे, ठीक है, जो स्पीच को टेक्स्ट में बदल दे, ऐसा सॉफ्टवेयर ही चलेगा। इसके बाद टेक्टाइल प्रिंटेड मटेरियल, देखिए जी हमारा जो निष्कर्ष जो निकल के आया है वो निकल के आया है कि भाई ब्रेल सिखाई जाए और टेक्टाइल प्रिंटेड मटेरियल उसे दिया जाए, ठीक है जी। अब देख लीजिए आपसे पूछा जा रहा है वन ओनली। अब हम ऊपर देख लेते हैं कि कौन कौन सा था। एक तो हमारा सेकंड था ब्रेल लैंग्वेज ट्रेनिंग, उसके बाद टेक्टाइल प्रिंटेड मतलब कि स्पर्श मुद्रित सामग्री ऐसी दी जाए, ठीक है। टेक्टाइल मतलब उभरी हुई जिसे चीज़ें कहते हैं। फर्स्ट ओनली नहीं जी, फर्स्ट नहीं था, सेकंड था एंड फोर्थ था हमारा, ठीक है जी। तो ये रहा हमारा ऑप्शन, सही ऑप्शन, ठीक है जी। तो 2 इज द राइट आंसर। व्हाट पेडागोजिकल प्रोविजन शुड अ टीचर मेक फॉर अ स्टूडेंट विद विजुअली इम्पेयरमेंट, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए शिक्षक को कौन से शैक्षणिक प्रावधान करने चाहिए? यूज़ अ लॉट ऑफ फाइन प्रिंट मटेरियल, मतलब कि बहुत सारी महीन प्रिंट सामग्री का जो है उपयोग करें। नहीं जी, हम प्रिंटेड मटेरियल का यूज़, फाइन प्रिंटेड मटेरियल का यूज़ नहीं करेंगे जिसमें महीन प्रिंट होगा, ऐसा कोई भी प्रिंट हम यूज़ नहीं करेंगे। किसके लिए? विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए, याद रखिएगा। सेकंड पढ़ते हैं, गिव अ लॉट ऑफ वर्बल क्यूज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू इमेजिन। जी हाँ, ये हो सकता है कल्पना करने के अवसर पैदा करने के लिए बहुत सारे मौखिक संकेत दे। जी हाँ, ये हो सकता है। गिव अ लॉट ऑफ विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन, देखिए जी सारे अगर दृश्य प्रदर्शन करेंगे, बहुत सारे अगर दृश्य प्रदर्शन करेंगे तो एक वीआई बच्चे को क्या फ़ायदा इस चीज़ का? विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन वो देखेगा ही क्यों, दृश्य वो देखेगा ही क्यों? डू अ लॉट ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क भी उसके लिए कोई फ़ायदे का नहीं है, आपको एक डिक्टेशन लेवल में उसके साथ काम करना पड़ता है। तो 2 इज़ द राइट आंसर। ऑलराइट, 38 देख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेबिलिटी? अपंगता से आप क्या समझते हैं? अ फिजिकल डिसेबिलिटी इन अ फिजिकल कंडीशन दैट अफेक्ट अ पर्सन मोबिलिटी, फिजिकल कैपेसिटी, स्टेमिना और डेक्सटर्सिटी। एक शारीरिक अक्षमता एक शारीरिक स्थिति है जो किसी व्यक्ति की गतिशीलता, शारीरिक क्षमता, सहन शक्ति या निपुणता को प्रभावित करती है, ठीक है। फिजिकल डिसेबिलिटी इज अ फिजिकल वीकनेस, मतलब कि शारीरिक अक्षमता एक शारीरिक कमजोरी है। अ पर्सन हु इज फिजिकली डिसेबल्ड टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से असक्षम होना चाहिए, यहाँ पे कार्य करने के लिए असक्षम है, ठीक है। तो देखिए मेरे हिसाब से सारे ही ऑप्शन जो है वो ठीक है, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी? एक ऐसा चीज़ है इसमें, एक ऐसा ऑप्शन है जो कि डिसेबिलिटी नहीं है। देख लीजिए, फिजिकल डिसेबिलिटीज़, मेंटल डिसेबिलिटीज़, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, क्लाइम मतलब चढ़ने की कोई डिसेबिलिटीज़, ठीक है। तो साफ पता लग रहा है कि क्लाइम डिसेबिलिटी जैसी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। बाकी ये तीनों जो डिसेबिलिटीज़ हैं ये मिलती हैं, पाई जाती हैं। विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ फिजिकल डिसेबिलिटी, किसे शारीरिक अक्षमता नहीं माना जाता है? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मतलब रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाए, ठीक है। दूसरा है सेरेब्रल पाल्सी, मस्तिष्क पक्षघात, ठीक है। इसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी हिंदी में लिखा गया है, टूथ एक दांत का दर्द। देखिए जी, कुछ भी अगर समझ में भी ना आए ना, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, ये तो आ जाएगा। सेरेब्रल पाल्सी मैम ने बताया हुआ था। मल्टीपल स्क्लेरोसिस अगर आपको समझना है तो आप याद रखिएगा कि टूथ एक ऐसी चीज़ है जो कि हम फिजिकल डिसेबिलिटी में तो नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। अब तो ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि अगर किसी के दांत भी निकल जाए तो उसकी जगह जो है आर्टिफिशियल टीथ्स लग जाते हैं, तो जिससे हमें खाने में या फिर उसको च्यू करने में, मतलब कि चबाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दांत का दर्द ऐसा कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है। व्हाट डू यू मीन हैंडीकैप? आपका क्या मतलब है विकलांग से? फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, लॉस, इसके बाद मतलब कि शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, लॉस ऑफ और फेलियर टू डेवलप अ स्पेसिफिक बॉडीली फंक्शन और फंक्शन वेदर ऑफ मूवमेंट, सेंसेशन, कोऑर्डिनेशन और स्पीच बट एक्सक्लूडिंग मेंटल इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, किसी विशिष्ट शारीरिक क्रिया या कार्य को विकसित करने में हानि या विफलता, चाहे वह आंदोलन, सनसनी, अमन्वय या भाषण हो, लेकिन मानसिक दुर्बलता या अक्षमताओं को
छोड़कर, ठीक है। तो आपको हैंडीकैप का मतलब क्या लगता है? क्या हैंडीकैप फिजिकल डिसेबिलिटी है, शारीरिक विकलांगता है, मेंटल डिसेबिलिटी है, मानसिक विकलांगता है, ठीक है जी। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है क्या ये है लॉस ऑफ फेलियर ऑफ बॉडीली फंक्शन या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए जी, इसका जो सही आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें दे दी गई हैं जो कि एक हैंडीकैप की डेफिनेशन के अंदर दी जाती है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी डेफिनेशन है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट इस टाइम पे ले सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स यहीं तक था आपका ये 50 क्वेश्चंस का हमारा जो है प्रैक्टिस सेट, ठीक है फ्रेंड्स। आपका जो है एक कंप्लीट आप एक तैयारी कर चुके हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मैम क्या इतने ही ईजी आएंगे। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि पिछली बार इससे भी ईजी आए थे तो फिर क्या होगा, है ना। और सच में इससे जो पिछला वाला पेपर हुआ था, जो मैंने आपके लिए पेपर्स तैयार किए हैं, वो इससे भी क्या है बहुत इजी आया था। आप सोच भी नहीं सकते कि इतना ज़्यादा इजी आएगा कि। तो फ्रेंड्स इस बारी फिर भी मैंने आपके साथ थोड़ी सी कोशिश की है कि मॉडरेट भी क्वेश्चन डालूं, इजी भी डालूं, एज वेल एज एक दो क्वेश्चन ऐसा भी हो कि वो हार्ड हो, जैसे कि आपको स्पेसिफिक डिसेबिलिटी वाली वीडियो में दिख रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं कल भी एक डिसेबिलिटी वाली वीडियो लेके आऊँ तो जी हाँ, मैं ज़रूर ला सकती हूँ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वरना हम लोग कल पक्का लाइव मिल रहे हैं, ठीक है। टाइम मैं आप लोगों को बता दूँगी, टाइम आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स तैयारी जम के करते रहिए। इसी बारी हमें क्या है अपना जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर करना है। माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू, ऑल राइट। तो हार नहीं माननी है। ये इम्पॉसिबल चीज़ों को आई एम पॉसिबल में चेंज कर दो। आई एम पॉसिबल, बस यही हमेशा करना चाहिए। आई एम पॉसिबल, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। और मैं जानती हूँ कि आप लोग ज़रूर करेंगे। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर, ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।